एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 2 वोल्ट। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपको दे रखा है 2 वोल्ट के बराबर। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। जब भी फोटो इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस को बाहर किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकल के जाएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकल के जाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि उसको एनर्जी कितनी मिले, वर्क फंक्शन के बराबर। तो मान लो ये कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन है फाइ नॉट, हमने इसके ऊपर लाइट या रेडिएशन डाले जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। अब जो बाहर निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको लगाना पड़ा वो कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है। जो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से बाहर निकलेंगे उनको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ा वो कितना है, 2 वोल्ट के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो याद है आपको काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है ईवी नॉट के। ठीक है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो किसके बराबर होगी, ईवी नॉट। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी नॉट मतलब वोल्टेज। तो ये जूल के अंदर अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखना है तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो। तो अगर आपको सेम वैल्यू किस में चाहिए, मतलब आंसर चाहिए मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, याद होगा आपको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर। तो ये पहला वाला आंसर तो जूल में आ रहा है। अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल में जब भी डेटा दे रखा हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए डिवाइड किया है। तो आंसर आएगा 2 और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है ना, उसकी एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए उसको रोकने के लिए 2 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, एनर्जी की जो छोटी यूनिट होती है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप याद रखो एनर्जी की छोटी यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो ग्राफिकली हाउ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए फोटोसेंसिटिव सरफेस वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में ग्राफ बना के बताओ कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने के साथ साथ जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस तरीके से इंक्रीज होगी। ये ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताना है। देखो कोई भी फोटो सेंसिटिव सरफेस हो उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप डाल दो और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। आपको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन तो यूज करने ही पड़ेंगे। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मान लो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, यहां से इलेक्ट्रॉन मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट होंगे। अब अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को जो इंसिडेंट कर रहे हो सरफेस के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर लाइट या रेडिएशन डाले जा रहे हैं, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, पहले आपने क्या किया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन यूज किए, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला। फिर आपने कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी की लाइट इस सरफेस के ऊपर डाली जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकला। फिर आप अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाओगे तो उससे क्या बढ़ता जाएगा, आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ती जाएगी। E=H वाले फॉर्मूले से आप इसको समझ सकते हो। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी मिलने से ज्यादा स्पीड के साथ में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसका मतलब अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और ये जो ग्राफ है ये वाई एक्सिस पे कहां पे काटेगा, तो ये पॉइंट होता है माइनस फाइ नॉट। फाइ नॉट मतलब वर्क फंक्शन। ठीक है, और ये जो ग्राफ बनता है इसका स्लोप कितना होता है, तो इसका स्लोप होता है h के बराबर है। h मतलब प्लांक कांस्टेंट। अब ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपको आगे मैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताऊंगा, उससे समझाऊंगा कि ये जो स्लोप है या फिर ये वाई एक्सिस पे कहां पे काट रही है लाइन, ये हम कैसे पता कर रहे हैं। बाकी अभी तो इस ग्राफ के अंदर तो आपको इतना ही आपको ड्रॉ करके बताना है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ कैसे
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट होंगे, और जैसे जैसे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आसान है एकदम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फिगर शोज ए प्लॉट ऑफ थ्री कर्व्स ए बी एंड सी शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट वर्सेस कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर थ्री डिफरेंट intensities I1, I2 and I3 having frequencies nu1, nu2 and nu3 respectively incident on a photosensitive surface। मतलब ये तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की लाइट हम किसी भी फोटोसेंसिटिव सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। Point out two curves for which the incident radiation have the same frequency but different intensities। ये बोल रहा है कि वो दो अलग अलग ग्राफ बताओ जिसके लिए इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो सेम है लेकिन इंटेंसिटी अलग अलग है। ये आपको इसमें चेक करके बताना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन से वाले ग्राफ हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जिनके लिए इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सेम है और किसके लिए इंटेंसिटी ज्यादा है, वो कैसे पता चलेगा? तो आपको याद रखना है कि ये जो ग्राफ बनता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में या कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के बीच में, एनोड को एक कलेक्टर भी बोलते हैं, तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इसके बीच में जो भी ग्राफ बनता है उस ग्राफ के अंदर आपको याद रखना है कि जितना ऊपर ग्राफ बनेगा वो ज्यादा इंटेंसिटी को शो करेगा। मतलब जैसे I1 सबसे ऊपर है तो I1 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, I2 उससे कम होगी और I3 इससे कम होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आप यूज करते हो तो उससे क्या होता है, ज्यादा इंटेंसिटी से ज्यादा फोटोन सरफेस के ऊपर गिरते हैं जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और ज्यादा करंट मिलता है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा आपको करंट मिल रहा होगा, जितना ग्राफ ऊपर जा रहा होगा वो वाली इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब I1 सबसे ज्यादा है, लिख देते हैं इधर, I1 सबसे ज्यादा है, I2 उससे कम है और I3 सबसे कम है। पहली बात तो ये पता चली। अब फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है यहाँ पे वो देख लो। यहाँ पे जो A और B वाला ग्राफ है इन दोनों ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू होती है यहाँ पे, और C वाला ग्राफ है उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, जैसे इन दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है V01 और इस C वाले ग्राफ के लिए है V02। तो इन दोनों ग्राफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये वो वाले ग्राफ हैं जिनको सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को यूज करके बनाया गया होगा, क्योंकि जब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आप यूज करते हो तो उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही मिलता है। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल कब बढ़ता है? जब आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिल रहा है, इसका मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज की जा रही है। ठीक है, तो ए और बी वाला जो ग्राफ है, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं न्यू फॉर ए और न्यू फॉर बी, ये दोनों बराबर हैं। मतलब ए और बी ग्राफ ऐसे हैं जिनके लिए फ्रीक्वेंसी सेम यूज करी हमने। और जो सी वाला ग्राफ है उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? ज्यादा, क्योंकि उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है ना, इधर ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब ग्राफ मोर नेगेटिव। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यूज हैं इससे ज्यादा वैल्यू आएगी किसकी? न्यू सी की। मतलब जो थर्ड ग्राफ बनाया हमने सी वाला, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी यूज करी होगी वो इन दोनों से ज्यादा रही होगी और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होगी। तो आपको पूछा क्या है कि वो वाले ग्राफ बताओ जिनके लिए फ्रीक्वेंसी तो क्या है सेम और इंटेंसिटी क्या है अलग अलग। तो फ्रीक्वेंसी सेम ए और बी के लिए है, क्योंकि ए और बी के लिए देखो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है और इंटेंसिटी अलग अलग होने की वजह से जो मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं ग्राफ, कर सकते हैं इजीली। ठीक, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज nu1 and nu2 आर इंसिडेंट ऑन टू फोटोसेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शन W1 and W2, W1 इज ग्रेटर देन W2 रेस्पेक्टिवली। ये आपको W1 और W2 में रिलेशन दे रखा है, और जो आप दो अलग अलग मेटल यूज कर रहे हो उनके लिए वर्क फंक्शन दे रखा है W1 और W2। ठीक है, पहला वाला मेटल है उसके लिए वर्क फंक्शन है W1, दूसरी वाली मेटल के लिए वर्क फंक्शन है W2, और क्वेश्चन में बता रखा है कि W1 क्या है, W2 से ज्यादा है। ठीक है जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स इज सेम। जब आपने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट या रेडिएशन इन दोनों सरफेस के ऊपर इंसिडेंट करी, nu1 और nu2 मान लो, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले
हमने देखा उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2, ये दोनों क्या है बराबर, मतलब दोनों सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज क्या है, इक्वल है। विच वन ऑफ द टू रेडिएशंस विल हैव लार्जर या हायर फ्रीक्वेंसी, तो इन दोनों में से कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन, मतलब कौन सी वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो रेडिएशन इंसिडेंट किए जा रहे हैं दोनों सरफेस के ऊपर, इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही होगी, ताकि सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो, जबकि W1 W2 से ज्यादा है। W मतलब क्या है, वर्क फंक्शन, यहाँ पे फाइ नॉट की जगह W का सिंबल यूज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो सबसे पहले तो मैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख देता हूं, एच न्यू इक्वल टू फाइ नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखी जाती है। तो ये है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें क्या चीज सेम बता रखी है, दोनों टाइप के रेडिएशन के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम बता रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो पहले वाले जो मेटल है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, एच न्यू 1 इक्वल टू W1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1, पहले वाले मेटल के लिए। और सेकंड मेटल के लिए क्या लिखेंगे, एच न्यू 2 इक्वल टू W2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, ऐसा लिख दिया इसको। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो यहां पे इन दो पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर रहा हूं, तो h तो मैंने कॉमन ले लिया, h कॉमन लेने से न्यू 1 माइनस न्यू 2 आएगा ब्रैकेट में, और इधर क्या आएगा W1 माइनस W2। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 एंड 2 आर इक्वल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी 1 और काइनेटिक एनर्जी 2 ये क्या है, बराबर हैं। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी दोनों मेटल्स के लिए बराबर है, तो ये काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये इक्वेशन बन गई अपने पास। इसने बोला कि W1 W2 से ज्यादा है, अगर W1 W2 से ज्यादा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये पॉजिटिव आएगी। अब इधर क्या लिखा है, h जो कि प्लांक कांस्टेंट है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, और ये क्या लिखा है, न्यू 1 माइनस न्यू 2, है ना। और इसको सॉल्व करने पे जो आंसर बन रहा होगा सामने की तरफ, ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, चलो, न्यू 1 माइनस न्यू 2 इक्वल टू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई h। तो क्योंकि W1 माइनस W2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि W1 W2 से ज्यादा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, ये आंसर पॉजिटिव बनेगा। और ये वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब न्यू 1 न्यू 2 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है सॉल्व करने पे, इसका मतलब न्यू 1 क्या है, न्यू 2 से ज्यादा है, तभी ऐसा रहा होगा। अदरवाइज अगर न्यू 1 कम होता है न्यू 2 ज्यादा होता तो ये आंसर नेगेटिव में आता। फिर ये पॉजिटिव में आ रहा है ना, W1 W2 से ज्यादा है। जैसे ये 10 है, ये 5 है, तो 10 माइनस 5 5 आएगा, 5 को प्लांक कांस्टेंट से डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो कुछ पॉजिटिव आंसर बनेगा। तो आंसर पॉजिटिव आने का मतलब है न्यू 1 न्यू 2 से ज्यादा होगा। तो बताओ कौन से वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फर्स्ट वाली मेटल के ऊपर जो रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। इस तरीके से पता लगा लेंगे। तो ये जो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है ये इस तरीके से आपको यूज करनी है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स X एंड Y। दो अलग अलग फोटो सेंसिटिव मेटल्स हैं, उनके लिए ग्राफ बनाया गया है। विच ऑफ द मेटल्स हैज लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, गिव रीजन। इन दोनों में से कौन सी वाली मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी, उसका रीजन भी बताना है और आंसर बताना है। ठीक है जी। दूसरा पूछा है, एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अगर इन दोनों मेटल्स के ऊपर सेम वेवलेंथ के रेडिएशन इंसिडेंट किए जाए तो कौन सी वाली मेटल से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ये चीज बतानी है। तीसरी चीज इसने पूछी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल X इज हाल्व्ड, हाउ विल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इट चेंजेस। ये बोल रहा है कि अगर हम लाइट के सोर्स को, जैसे X वाली मेटल की बात कर रहा है, उसके पास ले आए, जितना डिस्टेंस पे पहले था उससे हाफ डिस्टेंस पे ले आए, तो जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे होंगे X वाली मेटल से, उनकी काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से चेंज होगी, ये भी आपको बताना है। तो ये तीनों चीजें हम कैलकुलेट करते हैं वन बाय वन।
सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी वाली मेटल के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होगी। अब ये कैसे पता चलेगी, ये वाली चीज कैसे पता चलेगी, तो ग्राफ को देखो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो एक्स वाली मेटल है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 0.5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ये मल्टीप्लाई में आएगा, इनके साथ ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स वाली मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्स या सेकेंड इनवर्स। और वाई वाली मेटल के लिए कितनी है, 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स या हर्ट्स। तो ये आपको अब देख के ही पता चल रहा है कि एक्स वाली मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है और वाई वाली मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। लिख देते हैं इधर, न्यू नॉट एक्स ये कम है और न्यू नॉट वाई ज्यादा है। ये चीज पता चली किससे, ग्राफ को देख के। पहला आंसर हम पता कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के टर्म्स में लिख दो। इसको क्या लिखोगे, सी बाई लैम्डा नॉट एक्स। भाई न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो उस फॉर्मूले से न्यू नॉट एक्स को हमने क्या लिख दिया, सी बाई लैम्डा नॉट एक्स। और इधर न्यू नॉट वाई को क्या लिखना है, सी बाई लैम्डा नॉट वाई लिखना है। दोनों साइड में सी को उड़ा देंगे और उसका उल्टा करेंगे। जैसे उल्टा करेंगे तो ये सिंबल भी उल्टा हो जाएगा, याद रखना है। तो ये आएगा लैम्डा नॉट एक्स ग्रेटर देन लैम्डा नॉट वाई। ये चीज पता है ना आपको, जब भी आप जैसे आप लिखते हो 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब इसको उल्टा करो, इसका उल्टा करोगे तो ये आएगा 1/3, ये आ जाएगा 1/1 1। अब कौन कम है, इस बार 1/3 कम हो गया, तो देखो सिंबल उल्टा हो गया नहीं, ये वाला सिंबल। तो याद रखना है कि जब भी आप इन वैल्यूज का उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे, तो ये सिंबल उल्टा हो जाएगा। पहले इधर खुला हुआ है इसका मुंह, अब ये इधर हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कि लैम्डा नॉट एक्स क्या होगा, ज्यादा होगा लैम्डा नॉट वाई के कंपैरिजन में। तो पहला आंसर अपने पास आ गया कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो एक्स वाली मेटल के लिए ज्यादा होगी वाई के कंपैरिजन में। दूसरा आंसर पता करते हैं। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी। कौन सी वाली मेटल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, जबकि इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ हमने सेम रखी। भाई जो रेडिएशन इंसिडेंट किए जा रहे हैं एक्स और वाई मेटल के ऊपर, अगर उनकी वेवलेंथ सेम है, इसका मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, मतलब सेम एनर्जी के फोटोन इन दोनों मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को मिलेंगे। लेकिन आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बोलती है कि जो एच न्यू बराबर होता है फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप ये देख के बता सकते हो कि अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी सेम है दोनों मेटल सरफेस के लिए, तो एच न्यू की वैल्यू तो सेम कर दी हमने। हमको पूछा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके लिए ज्यादा होगी, तो इसको अलग कर लो एक बार समझने के लिए। ये बराबर होगी एच न्यू माइनस फाई नॉट के। तो जिस मेटल के लिए फाई नॉट की वैल्यू यानी कि वर्क फंक्शन की वैल्यू कम आएगी, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी, क्योंकि ये वैल्यू अगर कम रहेगी तो एच न्यू में से सब्ट्रैक्ट होने वाली वैल्यू कम होने से आंसर बड़ा आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा आएगी। और अगर फाई नॉट की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो फिर एच न्यू में से ये माइनस होगा तो एक छोटी वैल्यू आएगी अपने पास, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम आ रही होगी। फिर फाई नॉट का फॉर्मूला याद है ना सबको, फाई नॉट इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट, या फिर एच सी बाई लैम्डा नॉट भी इसको लिख सकते हो। तो अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी या आने वाले फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो एच न्यू की वैल्यू है वो तो दोनों के लिए, दोनों मेटल्स के लिए कॉमन हो गई। फाई नॉट के ऊपर डिपेंड करेगा कि काइनेटिक एनर्जी कौन सी वाली मेटल सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा होगी। जिस मेटल के लिए फाई नॉट की वैल्यू कम होगी, फाई नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यू नॉट पे। न्यू नॉट कितना है, एक्स के लिए कम है 0.5 है और वाई के लिए कितना है 1, ये ज्यादा है। इसका मतलब एक्स वाली मेटल के लिए फाई नॉट क्या होगा, कम, और वाई वाली मेटल के लिए फाई नॉट क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब एक्स वाली मेटल के लिए अगर फाई नॉट कम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या आएगी, उसके लिए ज्यादा आएगी। तो एक्स वाली मेटल के लिए जो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कंपैरिजन में, वाई की कंपैरिजन में। बोलो आया क्या समझ में? भाई सिंपल सी बात है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए कम है, एक्स वाली मेटल के लिए, तो इसके लिए वर्क फंक्शन भी तो कम होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, वर्क फंक्शन कम होगा इसके लिए, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एच न्यू माइनस फाई नॉट करोगे तो फाई नॉट अगर कम है एक्स वाली मेटल के लिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। सिंपल सा रिलेशन बन गया, इस तरीके से पता कर सकते हो। तीसरी चीज देखते हैं, इसने बोला कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल एक्स इज हाफ। जैसे मान लो कि पहले मेटल यहां पे रखी हुई थी और लाइट का सोर्स यहां पे लगाया हुआ था, ये लाइट का सोर्स है,
इनके बीच का डिस्टेंस था r। अभी इस लाइट के सोर्स को यहां पे ले आए हम, अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2, हाफ कर दिया डिस्टेंस। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब लाइट के सोर्स को आप पास लेके आओगे तो क्या इस लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, सोच के बताना। लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है, जब आप लाइट का सोर्स ही बदल देते हो। रेड कलर का कोई लाइट का सोर्स है, उसको येलो कलर से रिप्लेस कर दिया, या ब्लू कलर की लाइट के सोर्स से रिप्लेस कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी और कलर लाइट के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप लाइट के सोर्स को करीब लेके आ रहे हो, इस मेटल सरफेस के पास लेके आ रहे हो, तो यहां पे लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, तो आने वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी चेंज होगी क्या, एनर्जी चेंज नहीं होगी। भाई आने वाले फोटोन की एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करती है कि लाइट के सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्या आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है क्या इस लाइट के सोर्स को पास लाके, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो उतनी की उतनी है। अगर फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी है तो आने वाले फोटोन की एनर्जी भी उतनी की उतनी होगी। एनर्जी अगर उतनी है तो फिर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी होगी जितनी पहले रही होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये किसी एक्स वाली मेटल के लिए बात हो रही है, तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी पहले जितनी थी इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम उतनी ही बाद में रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ठीक है, तो कुछ तो फर्क पड़ रहा होगा लाइट के सोर्स को पास लाने से। एक चीज पे फर्क पड़ेगा, जो लाइट का सोर्स है अगर आप पास लेके आओगे तो जो लाइट इस सरफेस के ऊपर गिर रही होगी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले लाइट का सोर्स दूर था, तो यहाँ पे जो लाइट गिर रही थी उसकी इंटेंसिटी कम थी, क्योंकि लाइट का सोर्स दूर हो गया ना। जितना लाइट का सोर्स इस मेटल सरफेस के पास आएगा, लाइट के सोर्स की इंटेंसिटी जो इस मेटल सरफेस पे गिर रही होगी वो बढ़ती जाएगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाता है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ जाते हैं, तो इस सरफेस पे गिरने वाले फोटोन बढ़ जाएंगे। उनकी एनर्जी उतनी की उतनी रहेगी लेकिन फोटोन का नंबर बढ़ जाएगा, और ज्यादा फोटोन सरफेस पे गिर रहे होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाएंगे। ठीक है, याद रखना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो ज्यादा करंट आपको मिल सकता है सर्किट के अंदर, बाकी एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगी। याद रखना है, ये कोई भी लाइट का सोर्स होता है ना उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये याद रखना है आपको। अगर लाइट के सोर्स को आप हाफ डिस्टेंस पे रखोगे तो आर को अगर आपने r/2 कर दिया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि r/2 का स्क्वायर करोगे r²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी पहले से 4 गुना हो गई, यानी कि अब 4 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, जिससे 4 गुना ज्यादा आपको करंट मिलेगा, लेकिन जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये भी याद रखना है। आया समझ में? देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज आर इंसिडेंट ऑन टू फोटोसेंसिटिव सरफेस ए एंड बी, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर रिकॉर्डेड। दो अलग अलग मेटल सरफेस है, उनके ऊपर सेम फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हम डाल रहे हैं। ये कोई मेटल ए है, इसके ऊपर भी हमने 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, और दूसरी वाली जो मेटल है जिसका नाम है बी, उसके ऊपर भी हमने क्या किया, 10⁻15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली, तो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए क्या है, सेम। फिर इसने क्या बोला, सरफेस ए के लिए नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस। जो सरफेस ए है उससे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया। सरफेस बी के लिए इसने बोला फोटो एमिशन टेक प्लेस बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव जीरो एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल गया इससे, लेकिन उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, ठीक है जी। अब इसने बोला एक्सप्लेन द अबोव ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाउ विल द ऑब्जर्वेशंस विद सरफेस बी चेंजेस व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डिक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी चीजें हमने ऑब्जर्व करी उनको एक्सप्लेन करो आप कि वो कैसे, क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। इसने बोला कि जो पहली मेटल है उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला। ठीक है, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से सारी चीजें समझानी है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं तो इसके लिए तो कोई इक्वेशन आपको लिखनी नहीं है, सीधा ही बता सकते हो कि आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है वो कम पड़ गई होगी वर्क फंक्शन से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया। या ऐसे बोल दो कि आने वाले जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है या इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रह गई होगी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया। तो पहले वाली मेटल के लिए हम बोलेंगे कि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट रहा होगा। जो पहले वाली मेटल के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट ए बोल देते हैं उसको,
जो फ्रीक्वेंसी आपने इंसिडेंट करी है इस सरफेस के ऊपर वो इस न्यू नॉट ए से कम है, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल रहा है लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये बोलती है एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इसको 0 पुट कर दो, तो एच न्यू किसके बराबर आ गया, फाई नॉट के। और फाई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, एच न्यू नॉट, एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो न्यू किसके बराबर आ गया, न्यू नॉट के। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो सेकंड वाली मेटल है उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी हमने इंसिडेंट करी है उसकी वो जो फ्रीक्वेंसी है वो इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर है। यानी कि ये वाला जो रेडिएशन आपने डाला इस सरफेस के ऊपर जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है वो किसके बराबर है, यहाँ पे न्यू नॉट के बराबर है फॉर मेटल बी, ऐसा बोल सकते हो। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से समझाया हमने इसको, बिल्कुल इजीली समझ में आ गया ये। फिर इसने ये बोला कि अगर मैं सेकंड वाली मेटल के ऊपर, इस मेटल बी के ऊपर अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ डिक्रीज कर दूं, आने वाले जो रेडिएशन उनकी वेवलेंथ को कम कर दिया जाए। यहाँ पे एक चीज बताओ कि अगर वेवलेंथ को कम किया जाएगा तो उससे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इक्वल टू सी बाई न्यू। दोनों लैम्डा और न्यू ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लैम्डा को कम किया जाएगा तो न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आने वाले फोटोन की एनर्जी भी बढ़ जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू एच न्यू। और अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अभी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन अगर आप इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो या वेवलेंथ को कम करते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी जिससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड वाली मेटल के ऊपर अगर इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ आप डिक्रीज करते हो या फिर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हो, एक ही बात है ये, तो आपको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखेंगे इसमें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगी। आया समझ में, क्लियर एकदम? फिर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन मतलब वर्क फंक्शन ऑलमोस्ट 0 मानना है। ये बोल रहा है कि कोई मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन कितना है, ऑलमोस्ट 0। ठीक है, उसके ऊपर लैम्डा वेवलेंथ की लाइट हम यूज कर रहे हैं, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट की जा रही है। फिर ये बोल रहा है आगे, इफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from this surface have the de Broglie wavelength lambda 1। यहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी de Broglie wavelength कितनी होगी, lambda 1 के बराबर होगी। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट lambda इक्वल टू 2mc अपॉन h इंटू lambda 1 स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके बताना है ये रिलेशन। अगर lambda वेवलेंथ के रेडिएशन सरफेस पे डाले गए और उससे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं अगर उनकी de Broglie वेवलेंथ कितनी है, lambda 1 के बराबर है, तो lambda और lambda 1 में ये रिलेशन होगा। ये आपको प्रूव करके बताना है, बिल्कुल आसान है। देखो ये लैम्डा 1 क्या है यहाँ पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा 1 क्या है यहाँ पे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी मतलब मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे होंगे अगर उनका मोमेंटम पी है तो आप लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लैम्डा 1 इक्वल टू एच अपॉन पी लिख सकते हो। ये रिलेशन आ गया इनके बीच में। अच्छा, मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं क्या हम लोग, जो मोमेंटम है क्या हम उसको काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं? हाँ जी, रिलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो ये बन जाएगा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। अब ये जो m इंटू वी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम का स्क्वायर बन गया, मतलब इधर तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई 2m। और यहां से P इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 2m को इधर ले जाओ तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और फिर उसका अंडर रूट करना पड़ेगा क्योंकि P स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो P किसके बराबर है, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो ये आ गया अपने पास में मोमेंटम। ठीक है, अब इसको क्यों कैलकुलेट किया वो आपको बताता हूं आगे। देखो यहाँ पे जब आप लाइट या रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो सरफेस के ऊपर जिनकी वेवलेंथ लैम्डा है तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी किसके बराबर होगी,
E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा के, एच न्यू या एच सी बाई लेमडा, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन कैलकुलेट करने के लिए। तो सरफेस पे जब कोई लेमडा वेवलेंथ का फोटोन इंसिडेंट हुआ होगा तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी मिली होगी। अब इस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन क्या है, जीरो, यानी कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली है वो पूरी की पूरी किस फॉर्म में रहेगी इसके पास, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, क्योंकि बाहर निकलने में तो कुछ एनर्जी खर्च ही नहीं होगी। एनर्जी तो तब खर्च होती है ना जब इसका कुछ वर्क फंक्शन होता है। किसने में बोला है कि इसका वर्क फंक्शन क्या है, नेग्लिजिबल। इसका मतलब ये जो एनर्जी है फोटोन की जो इस इलेक्ट्रॉन को मिली होगी, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। सही बात है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि उसके पास ये सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। ठीक है जी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम भी यहां से ये जो एच सी बाई लेमडा ये इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो P इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2m इंटू एच सी बाई लेमडा, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मोमेंटम की वैल्यू अपने पास आ गई। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ से इसको रिलेट कर दो। लेमडा 1 बराबर होता है h अपॉन पी, पी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2m इंटू एच सी बाई लेमडा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है इसका दोनों साइड में। तो इधर तो जाएगा लेमडा 1 स्क्वायर, इधर आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई इधर आएगा 2m एच सी, और ये लेमडा ऊपर चला जाएगा तो लेमडा ऊपर लिख दिया मैंने। एक h कैंसिल कर दोगे तो बताओ फाइनल आंसर क्या बनेगा, लेमडा 1 स्क्वायर इक्वल टू एच लेमडा अपॉन 2m सी। और यहां से अगर इस फॉर्म में अगर इसको रीअरेंज करना हो तो लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये सब उधर ले जाओ, 2mc इंटू लेमडा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर जो इसने प्रूव करवाया है कि लेमडा बराबर होना चाहिए 2mc अपॉन h इंटू लेमडा 1 स्क्वायर के। आया समझ में, बिल्कुल आसान है, क्लियर, एकदम आसान है। ठीक, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, an electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. What is the de Broglie wavelength associated with it? To which part of the electromagnetic spectrum does this value of wavelength correspond? ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 100 वोल्ट से हमने एक्सेलरेट किया है, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, 100 वोल्ट के बराबर दे रखा है। और आपको पूछा जा रहा है कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताओ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.27 अंडर अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रोम। ठीक है, तो ये है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रोम। वी की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या आएगी, 12.27 अपॉन अंडर रूट 100, तो ये आएगा आंसर 1.227 एंगस्ट्रोम। ठीक है, अब ये जो वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग टाइप के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से कौन से वाले पार्ट के अंदर लाई करेगा ये। तो ये जो वेवलेंथ है ये एक्चुअल में एक्स रेज की वेवलेंथ होती है। अगर आप एक्स रेज की वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो इसी रेंज में आएगी, मतलब ये जो वेवलेंथ है ये एक्स रेज की रेंज में आएगी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 1.227 एंगस्ट्रॉम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो एक्स रेज वाला जो पार्ट है उसके अंदर लाई कर रही है, उसके बीच में आएगी ये, अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद प्रोटॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ 512 वोल्ट एंड अल्फा पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल ऑफ x वोल्ट इज फाउंड टू बी 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बोल रहा है कि एक तो प्रोटॉन की बात कर रहा है और दूसरी बात कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स की। इन दोनों के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करी और उनका रेशियो 1 आ रहा है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो 1 आने का मतलब है कि दोनों वैल्यूज बराबर आ रही होंगी। प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ये रेशियो तो 1 तभी आएगा ना जब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बराबर होगी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल के। सिंपल सी बात है भाई, जो प्रोटॉन है उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है 512 वोल्ट से, जबकि जो अल्फा पार्टिकल है उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं हम किसी x वोल्ट से, तो आपको x की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है इसका फॉर्मूला तो हमको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/q इनटू v। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ को अगर
एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना हो तो फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/q इंटू वी। ठीक है जी। यहाँ पे प्रोटॉन के लिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा h बाई अंडर रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वी कितना है 512 इक्वल टू अल्फा पार्टिकल के लिए इसको अप्लाई करो तो ये आएगा h अपॉन अंडर रूट 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ये आपको याद भी रखना है। जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास प्रोटॉन से लगभग 4 गुना होता है और चार्ज की वैल्यू लगभग प्रोटॉन से डबल होती है, तो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर इसको लिख देंगे। चार्ज की जगह तो मैंने क्या लिखा है 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास की जगह मैंने लिखा है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जो पोटेंशियल है जिससे इसको एक्सेलरेट किया जा रहा है अल्फा पार्टिकल को वो है x की वैल्यू पूछी जा रही है। एक काम करो, दोनों साइड में h तो वैसे ही उड़ जाएगा, स्क्वायर करके उल्टा कर दो तो ये बनेगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू 512 इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू x। अब देखो ये 2 उड़ा दो, मास ऑफ प्रोटॉन उड़ा दो एक तो, और एक चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये वाली वैल्यू भी उड़ा दो, ये इधर 512 बचेगा, इधर क्या आएगा 4 इंटू 2 यानी कि 8 इंटू x। तो x की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करोगे तो 64 वोल्ट के बराबर, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है उसको आपको 64 वोल्ट से एक्सेलरेट करना पड़ेगा, तब जाके उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी वो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ के बराबर आएगी, जिसको हमने एक्सेलरेट किया है 512 वोल्ट से। ठीक है, समझ में आई है? तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा विद द पोटेंशियल v थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इनके बीच का ग्राफ आपको ड्रॉ करवा रहा है। सबसे पहले तो रिलेशन क्या होता है इनके बीच में, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जिसको v पोटेंशियल से हमने एक्सेलरेट किया हुआ है, उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का वो बनेगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m/q इंटू वी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है और जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है उनके बीच का ग्राफ आपको ड्रॉ करके बताना है। किसके बीच का ग्राफ है ये, एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लैम्डा और वी के बीच का ग्राफ है। इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, तो 2h m और q ये सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, तो आपको सिंपली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट वी के। अगर v की वैल्यू इंक्रीज करी जाएगी तो लैम्डा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप का। ठीक है, ये इसका ग्राफ है कि लैम्डा अगर चेक करोगे ना v के इंक्रीज होने के साथ साथ, तो लैम्डा इंक्रीज होगा तो v की वैल्यू कम होती जाएगी। आया समझ में? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, the two lines marked A and B in the given figure shows a plot of de Broglie wavelength lambda versus 1 upon under root V, where V is the accelerating potential for two nuclei 1s2 and 1s3। ये दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं 1s2 और 1s3, 1s2 and 1s3, ये दो अलग अलग न्यूक्लियस की बात कर रहा है। इसने बोला न्यूक्लियस, इसका मतलब हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है और ये वाला जो आइसोटोप है इनसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया है। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, न्यूक्लियस बचेगा। तो ये वाला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1s2, इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो उस पर चार्ज कितना आएगा, प्लस e के बराबर, और इसका मास कितना होगा, तो इसका एटॉमिक मास देखो कितना है 2, जिसका मतलब होगा इसके अंदर एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, तो अगर एक प्रोटॉन है तो एक चीज क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो मास यहाँ पे इसका जो मास होगा वो लगभग 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन जितना भी होता है ना उससे डबल मास होगा इस वाले आइसोटोप का, इस वाले न्यूक्लियस का। और 1s3 के लिए भी इसी तरीके से, क्योंकि ये भी एक न्यूक्लियस है, इसका मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है, तो इस पे चार्ज कितना होगा, प्लस ई होगा। और इसका एटॉमिक मास 3 दे रखा है, इसका मतलब एटॉमिक मास 3 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इसका मतलब इसका जो मास होगा वो लगभग 3 प्रोटॉन के बराबर होगा।
याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं इसको। तो 1s2 का जो मास है वो है 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और 1s3 का जो मास है वो है 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज की वैल्यू बराबर है दोनों के लिए, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि इसमें से हल्का कौन सा और भारी कौन सा है, किसका मास ज्यादा है किसका मास कम है, वो हमको इंफॉर्मेशन पता चल गई। ये हमको पता होना चाहिए वैसे, ठीक है। अब क्या क्या पूछा इस क्वेश्चन में, इसने पहली चीज पूछी है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंट। ये जो लाइनें यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं इनका स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इनका जो स्लोप है ना वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरी चीज आपको पूछी जा रही है आइडेंटिफाई विच लाइंस करस्पॉन्ड टू दीज न्यूक्लियाई, और इनमें से कौन सी लाइन 1s2 के लिए है और कौन सी लाइन 1s3 के लिए है, ये भी आपको देख के बताना है। पहले तो इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का उसका पता लगाते हैं कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए लैम्डा और वी इनके बीच का रिलेशन देखते हैं। जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/q इंटू वी। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जिसको आप वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हो तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस फॉर्मूले से बताई जाती है। यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट वी इसको अलग कर देते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2m/q, ये मैंने अलग कर दिया, और 1 अपॉन अंडर रूट वी को मैंने अलग कर लिया। कोई दिक्कत इसमें, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हो वो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो लैम्डा है वो 1 अपॉन अंडर रूट वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो लैम्डा है वो अंडर रूट वी के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर मैं इसको पूरा पढ़ता हूं 1 अपॉन अंडर रूट वी तो लैम्डा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा। और जब भी दो चीजें, इधर लिख भी देता हूं, इससे ये पता चला कि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट वी के। और अगर कोई भी दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास होता है। ये ओरिजिन है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट है ओरिजिन। तो लैम्डा और 1 अपॉन रूट वी इनके बीच का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना हुआ है, दो अलग अलग न्यूक्लियस के लिए हैं ये दोनों ग्राफ, इसलिए अलग अलग आपको दिखा रखा है इन दोनों को, ठीक है। अब आपको एक तो ये बताना है कि इन ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स, है ना। वैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन अगर लाइन ओरिजिन से पास होगी तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। इसलिए c की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होगी उसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू एम एक्स। यहां पे y एक्सिस पे किसको लिया है, लैम्डा को, x एक्सिस पे किसको लिया है, 1 अपॉन रूट वी को। तो ये जो अपने पास अभी इक्वेशन बनी थी इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से। y की जगह कौन आ गया, लैम्डा, x की जगह कौन आ गया, 1 अपॉन रूट वी। तो बताओ m यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन की जगह कौन आ गया, h बाई अंडर रूट 2m/q। तो पहली चीज जो इसने पूछी है कि यहाँ पे इन लाइनों का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्लोप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है h बाई अंडर रूट 2m/q को, इस चीज को बता रहा है। स्लोप ऑफ द ग्राफ किस चीज को बता रहा है बताओ, h बाई अंडर रूट 2m/q को बता रहा है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ग्राफ 1s2 के लिए, कौन सा ग्राफ 1s3 के लिए। अब दोनों जो न्यूक्लियाई हैं उनके लिए चार्ज की वैल्यू तो बराबर है, यानी कि Q यहाँ पे कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए, 2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है, H भी यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इनका जो स्लोप है वो m के अंडर रूट m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। जो ग्राफ का जो स्लोप है ये m यहाँ पे मास है, ये वाला m यहाँ पे स्लोप को बता रहा है इस फॉर्मूले के अंदर, और ये वाला m मैंने मास ऑफ चार्ज पार्टिकल लिया है। तो यहाँ पे आप देख के पता लगा सकते हो कि जो स्लोप है वो 1 बाई अंडर रूट m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि बाकी चीजें कांस्टेंट हो गई ना दोनों न्यूक्लियस के लिए। तो आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो जिस न्यूक्लियाई का मास ज्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, कम। जिस न्यूक्लियाई का मास कम होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा। तो कौन से वाले न्यूक्लियाई का मास कम है, 1s2 का, तो उसका स्लोप क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब ये जो ग्राफ है इसको देख के आप स्लोप का तो अंदाजा लगा ही सकते हो। कैसे, ग्राफ पे बैठ जाएंगे और जिस पे फिसल के तेजी से नीचे आएंगे उसका स्लोप ज्यादा होगा। ए वाले ग्राफ पे बैठेंगे तो तेजी से फिसल के नीचे आएंगे, इसका मतलब ए वाले ग्राफ का स्लोप क्या है, ज्यादा।
तो स्लोप अगर ए वाले का ज्यादा है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ बनाया गया है 1s2 के लिए, उस वाले न्यूक्लियस के लिए जिसका मास कम है, और बी वाले ग्राफ का स्लोप कम है, इसका मतलब ये हैवी वाले न्यूक्लियस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है 1s3 के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए है? 1s3 के लिए है। बोलो आया क्या समझ में? आसान है एकदम। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा ग्राफ कौन से न्यूक्लियस के लिए है, और ग्राफ का जो स्लोप है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? h/√2m/q को। ठीक है, क्लियर है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन हुज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड पूछा इसने, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वेवलेंथ लाई। ठीक है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले ये बोल रहा है कि जो प्रोटॉन है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बतानी है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर है? रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है जिसका मास आपको पता ही होता है, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर इस इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो जितनी भी एनर्जी आपको मिलेगी उसको बोलते हैं रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला बताया था E=mc², उससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि m मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए तो उससे कितनी एनर्जी मिलेगी? E=mc²। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता ही है, अगर इसको पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इससे जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी होगी? तो वो एनर्जी बराबर होगी, यहाँ पे आपको m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करना है, c की जगह स्पीड ऑफ लाइट पुट करनी है, सॉल्व करना है, उससे अपने पास वो एनर्जी आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होगी। और वो एनर्जी किसके पास है? प्रोटॉन के पास है। इसने बोला कि एक प्रोटॉन है, उसके डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताओ जिसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? उसके पास काइनेटिक एनर्जी है रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो रेस्ट मास एनर्जी तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन की, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू c²। और ये जो रेस्ट मास एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन की, इसको किसके बराबर लिख देंगे? प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर लिख देंगे। आसान है एकदम। अब आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी जा रही है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर आप उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। यहाँ पे प्रोटॉन की बात कर रहा है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी पार्टिकल हो। अगर आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, उसका मास पता है, तो आप इजीली उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो आपको लैम्डा पूछा जा रहा है किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पे m क्या आ जाएगा? मास ऑफ प्रोटॉन, और काइनेटिक एनर्जी वहां से पुट कर देंगे। तो बताओ क्या आएगा आंसर? लैम्डा इक्वल टू h/√2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c² के बराबर होगी। ठीक है, तो ये जो अपने पास रिलेशन बनेगा, इसको सॉल्व करके हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता सकते हैं। h की वैल्यू हमको पता ही है, मास ऑफ प्रोटॉन हमको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और स्पीड ऑफ लाइट भी हमको पता है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई √2, मास ऑफ प्रोटॉन होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, उसका स्क्वायर करना है। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर निकल के आएगा 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर के बराबर। अब सेकेंड पार्ट में आपको ये भी पूछा जा रहा है कि ये जो वेवलेंथ निकल के आई है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में लाई करेगी। तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ होती है एक्सरेज की वेवलेंथ, ये है एक्सरेज। ये जो वेवलेंथ है अगर आप इसको चेक करोगे ना तो ये वेवलेंथ आएगी एक्सरेज की वेवलेंथ के बराबर। इसका मतलब जो यहाँ पे वेवलेंथ निकल के आ रही है डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोटॉन की, वो एक्सरेज की वेवलेंथ के बराबर आ रही है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है।